Dear students, today I am going to teach you figure of speech. Figures of speech से 4 अंक के प्रश्न आते हैं बोर्ड में। ये विशेषकर पोएट्री से संबंधित है। Today I am going to teach you figures of speech. So first of all, know what is figures of speech. In हिंदी जैसे आपने पढ़ा होगा अलंकार, तो प्रिय बच्चों अलंकार अलंकारों के अलंकार जो कविता रूपी कामनी को सजाने का कार्य करता है, अर्थात जो कविता को एक संस्कार देता है, परिनिष्ठित करता है और अलंकार भाषा छंदों के माध्यम से जो उसको सुंदर वाद्य रूप से बना करके प्रस्तुत करता है, उसे अलंकार प्रस्तुत करता है। वह सारे तत्व वाद्य सौंदर्य को सजाने के तत्व कहे जाते हैं, उनमें अलंकार एक आता है। यह आपने हिंदी साहित्य हिंदी में पढ़ा होगा। इन द सेम वे इन इंग्लिश दैट इज फिगर्स ऑफ स्पीच। तो इट आल्सो द वर्क ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच टू मेक इन पोएम अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल इन आउटवर्ड, वाणी दृष्टि से, मात्राओं की दृष्टि से, और उसमें सुंदर सुंदर उदाहरण ये अलंकारों का प्रयोग करके उसके सौंदर्य को, वाह सौंदर्य को बढ़ाने का कार्य करता है। रस जो उसका प्राण तत्व है, उसका एक सहायक गुण है फिगर्स ऑफ स्पीच। तो इन इंग्लिश फिगर्स ऑफ स्पीच देयर आर seven kinds: simile, metaphor, hyperbole, oxymoron, onomatopoeia, and personification. Today we have to define it very beautifully with examples. How we recognize that there are such type of figure of speech in this para. What is simile, what is metaphor, what is personification, oxymoron, hyperbole, etc. So first of all, we define simile. What is simile? Very easy definition, very simple definition. I have written on the blackboard for you. Let us see. A simile expresses comparison between two unlike objects or events, generally using the words like, so, and etc. Simile is a comparison between two objects. We use it anywhere in poetry, in poem, or in any para by using the words like, so, as, etc. जहां दो पदार्थों के बीच में, दो भावों के बीच में तुलनात्मक रूप से एक की तुलना दूसरे से की जाती, वहां सिमली होती है। उसमें हम की तरह, जैसे हिंदी के शब्दों का प्रयोग जैसे हिंदी में करते हैं, तो उसी प्रकार सिमली एक्सप्रेशन व्यक्त करती है कंपेरिजन, एक तुलना बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, जो दो पदार्थों के बीच में या दो घटनाओं के बीच में या भाव के भी प्रयुक्त होता है,
तो जनरली इसको प्रयोग जो हम करते हैं प्रयोग जो उसमें हम इन शब्दों का प्रयोग यूजिंग लाइक सच एज जस्ट एज सो एज इन शब्दों का प्रयोग करते हैं बड़े सरल शब्दों में। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। तो हमारी तुलना मेरी तुलना मैं अकेला बिल्कुल अकेला विचरण कर रहा था जैसे कि बादल आकाश में विचरण करता। तो अब हम अपने स्थिति की तुलना आई इज कंपेयर्ड क्लाउड यूजिंग द वर्ड एज, अंडरस्टूड। आई इज कंपेयर्ड, आई और क्लाउड को कंपेयर किया गया मेरी स्थिति, आई वॉन्ट मेरी स्थिति ठीक वैसे अकेलेपन में विचरण की थी जैसे कि अकेला बादल आसमान में टहलता रहता है, घूमता रहता है। तो हियर यू कैन सी दैट द वर्ड एज इज यूज्ड हियर टू मेक ए कंपैरिजन बिटवीन आई एंड क्लाउड। आई और क्लाउड के बीच में कंपैरिजन दिखाने के लिए एज के माध्यम से उसने पोएट ने अपनी स्थिति व्यक्त की। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लाइफ इज लाइक अ बबल, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। जीवन स्वप्नवत है, स्वप्न की तरह है। तो लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, लाइफ एक स्वप्न के समान है। या लाइफ इज लाइक अ बबल, पानी का बुलबुला है, बबल के भांति है जो उठता है कूद जाता है। तो लाइफ इज कंपेयर्ड हियर द वर्ड बबल और ड्रीम। तो लाइफ का प्रयोग हुआ बच्चों एक ड्रीम से इसकी तुलना की गई लाइफ की, इसलिए यहां आपका सिमली है। आपको एट लास्ट यू हैव to understand it very beautifully that where there is a comparison between two objects using the words like so as is known as simile। वहां सिमली होता है। हम ये इतना ध्यान देंगे कि किन किन शब्दों को आपस में तुलना की जा रही है और उसमें तुलनात्मक जो शब्द है वर्ड्स है लाइक सो एज ये लगाए गए हैं तो हम उसे सिमली मानेंगे। इतनी ही इसको समझने की आवश्यकता है। इन बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर्स में जो आते हैं प्रश्न वो दे देता है देयर आर 3 फिगर्स ऑफ स्पीच एंड 2 फिगर्स ऑफ स्पीच। तो यू हैव टू डिफाइन 2 फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल्स। एक तो इस प्रकार का प्रश्न आता है। कभी कभी जैसे पोएम दे दी गई एक्सप्लेन करने के लिए पोएम आती है तो मान लिया पोएम दे दी गई कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का आया या तिरुपति का आया, कहीं भी कोई ऐसा आया उसमें भी वो आपसे फिगर ऑफ स्पीच उस लाइन में पूछ सकता है कि व्हाट फिगर्स ऑफ स्पीच इन दिस लाइन या इन द पैरा, इस पैरा में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच आए हैं प्रयुक्त हुए। तो we have to prepare, we have to learn, define first of all, बिल्कुल क्लियर। इसीलिए बहुत छोटी सी परिभाषा मैंने लिख दी है कि आप इसे उतार भी लेंगे अपने कॉपी में, आप कॉपी बना लेंगे। चूंकि एक बार भी अगस्त सितंबर या जब भी क्लास चलता है तो कुछ चैप्टर जो पढ़ाए जा रहे हैं ये पहले से आपका तैयार हो, ये मानसिकता है गवर्नमेंट की हम लोगों की, इसलिए इसमें लिख भी दिया है आपके लिए हमने, बहुत ही सरल परिभाषा है। तो इसको आप अपने कॉपी में रिवर चैप्टर लिखना है, उसको लिख लेना है, एग्जाम्पल्स लिख लेना है और उस पर आधारित वर्ड्स सेंटेंसेस दिए जाएंगे। आपको उसमें पुट आउट भी करना है कि व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस, वो भी होमवर्क आपको दिया जाएगा। तो हमें अब ये क्लियर हुआ। आई थिंक सिमली इज क्लियर नाउ। इन ए सिमली देयर इज a simile expresses comparison between two unlike objects. However, generally it is expressed by using like, such as, just as, so as, etc.
अपने मन में समझना है कि when there is comparison between two objects using the word like so as, that is simile। तो इस प्रकार आपको ये सिमिली समझ में आएगा। दूसरा हमने लिखा राम्स आईज आर लाइक लोटस, श्री राम की आंखें कमल सदृश थी, कमल के समान थी। आईज आर लाइक लोटस, कमल के दल के समान, पत्र के समान राम की आंखें लंबी थी। तो यहाँ राम के आंखों की तुलना द आईज ऑफ राम आर कंपेयर्ड बाय द वर्ड लोटस एंड सीता इज सो ब्यूटीफुल एज रति। It is said that Rati is the most beautiful lady in the world, in the creation। रचना में रति सबसे सुंदर स्त्री है और उसी के गुणों से जितनी संपूर्ण स्त्रियां विश्व की हैं वो उद्भूत हुई है। तो यहाँ देयर इज कंपैरिजन ऑफ ब्यूटी, सीता इज सो ब्यूटीफुल एज रति, सीता उतनी सुंदर है जितना कि रति। तो रति के सौंदर्य और सीता के सौंदर्य की तुलना की गई है। सो इट इज सिम्पली हियर अंडरस्टूड। नाउ सेकंड फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर, रूपक। इन हिंदी यू कैन से रूपक। क्योंकि हम हिंदी के माध्यम से इंग्लिश को ज्यादा समझते हैं, सत्य तो ये है, और वही मूल रूप से कायम भी रहता है। तो आप उसको भी पहले समझ लें कि जहां उपमेय में उपमान का आरोप होता है, यानी जहां लाइक सो एज को हटाकर वही मान लिया जाता है, उपमेय में उपमान का आरोप। In a metaphor, two things are compared, but the words of comparison are not used. Very easy. In metaphor, two things, दो चीजें, दो वस्तुएं, दो प्राणी are compared, उनकी तुलना होती है। But the words of comparison are not used. जहां एक की तुलना दूसरे से करते हुए उसे वही मान लिया जाता है, और जो कंपैरिजन के वर्ड्स हैं लाइक सो एज, इनका प्रयोग नहीं होता, उसे वहां मेटाफर यानी रूपक अलंकार माना जाता है, उसकी संज्ञा दी जाती है। जैसे हिंदी में हमने आपको जब पढ़ाया था, चरण कमल मंदो हरिराय। चरण कमल, ये नहीं कहा गया कि हरि के चरण कमल के समान है, बल्कि हरि के जो चरण है वो कमल है, वही सुगंधी और वही कोमल स्पर्श हरि के चरणों में है, इसलिए हरि के चरण को कमल बताया गया। चरण कमल। लोटस आईज, आईज आर नॉट लाइक ए लोटस बट लोटस आईज, कोरल लिप्स, लोटस फीट, वहां उस पर पूर्ण रूप में आरोपण हो गया है, तुलना होते हुए भी आरोपण सिद्ध किया गया है, और कंपेरेटिव वर्ड प्रयोग नहीं किए गए। फॉर एग्जाम्पल, द केमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, केमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। अब शिप डेजर्ट का कौन है? केमल है। ये नहीं कहा गया कि डेजर्ट का, मरुस्थल का जो केमल है वो जहाज के समान है। समान कह दोगे तो सिमली हो जाएगी, बल्कि ये कहा गया कि मरुस्थल का जहाज ऊंट है, वो जहाज ही है। फिर हमने इसलिए बहुत सारा लिखा लोटस आइज, जैसे योर आइज आर लोटस, योर फीट आर लोटस, यू आर द स्टार ऑफ फैमिली। तो आप स्टार के रूप में आरोपित हो गए, स्टार की और आपकी तुलना होते करते हुए, बिना उन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको उसी पे आरोपित कर दिया गया। तो जब ये कहा जाए यू आर स्टार ऑफ योर फैमिली,
Your father is as brave as Maharana Pratap, that is simile. Your father is Maharana Pratap of UP, या of your family. It is metaphor. Life is dream, लाइफ स्वप्न है. यहां ड्रीम से तुलना किया तो गया, लेकिन वो तुलनात्मक शब्द प्रयुक्त नहीं हुए, इसलिए उस पर पूर्ण रूप में आरोपण हो गया. तो लाइफ इज ड्रीम, लाइफ इज बबल, यू आर द स्टार ऑफ फैमिली, योर आईज आर लोटस, द टेबल इज द शिप ऑफ डेजर्ट. यहाँ दो तुलनात्मक वस्तुओं को एक में आरोपण करके उसके गुणों की क्षमता के कारण, गुण साम्य के कारण उसको उसी पे आरोपित कर दिया गया बच्चों. सो इट इज मेटाफर. नाउ वी हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर. इन सिमिली देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आर थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक सो एज. And in metaphor, there is a comparison between two objects, but we don't use like so as the words. And now third is personification. It is very important figure of speech. Personification, मानवीकरण. Very easy, simple definition. In personification, lifeless objects and abstract ideas are thought अथवा विचारधारा. Ideas आप थॉट कर लीजिए अथवा कर लीजिए, नहीं सॉरी, आप थॉट माने जाते हैं. करेक्ट. तो इन personification, lifeless objects and abstract ideas are thought of as living beings. मानवीकरण में जब हम बेजान प्राकृतिक, बेजान जिसे हम मानते हैं वैसे जान होती है, विज्ञान इसे सिद्ध करता है, लेकिन हमारी तरह क्षमता उस पर चलने की, बोलने की या अनुभूति की नहीं होती, फिर भी हम उसे मानते हैं. और छायावाद का एक प्रधान को हमने बताया था इसे आपको. तो जहां इन पर्सनिफिकेशन, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, भावात्मक विचारधाराएं और प्राणहीन पदार्थ जहां एक लिविंग क्रिएचर के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, वहां आपका मानवीकरण, पर्सनिफिकेशन होता है. प्रिय बच्चों, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर. द वर्क ऑफ टीचर इज टीचिंग टू his start, but the lessons can be taught by the nature also. It means experience is the best teacher. अनुभव प्रधान अध्यापक है. तो experience is lifeless object, I means idea. So it is used as a living creature here. Experience is used here as a living creature. Experience is the best teacher. Or death comes to all. Very good example. Death comes to all. मौत सबको आती है. तो death is a time. Death is not a living creature. But we say here that it comes to all. वो सबको आती है, मानो चलकर आती है और अपने आगोश में लेकर फिर चली जाती है. तो डेथ इज पर्सनिफाइड हियर एज ए लिविंग क्रिएचर. मौत सबको आती है. डेथ कम्स टू ऑल. All death lays ऐसे हैंड्स इवन ऑन किंग्स. मौत अपना बर्फीला पंजा राजाओं पर भी रख देती है, यानी वह भी उससे आगे नहीं है. तो डेथ इज पर्सनिफाइड हियर एज ए लिविंग क्रिएचर. सो देयर इज पर्सनिफिकेशन हियर. यहां पर्सनिफिकेशन हुआ.
in very easy words, easy sentences in your personification, where lifeless objects or ideas are used as a living creature, there is personification. वहाँ personification होता है. For example, death comes to all, and next experience is the best teacher. Death lays his icy hand. Even on the kings also. Our patience will protect us. Patience is our armor. Safeguard. Safeguard is a living creature. So patience is our safeguard. Honesty is our safeguard. आपको करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में भी हमने पढ़ाया. तो उसको जैसे पेशेंस को एक हम सेफगार्ड मान लिए, सुरक्षा प्रहरी मान लिए. तो पेशेंस एक भावना है, एक श्रेष्ठतम गुण है, और वो एक लिविंग क्रिएचर के रूप में हमारी सुरक्षा करता है. सो पेशेंस इज पर्सनिफाइड हियर एज ए लिविंग क्रिएचर. तो आई थिंक अगेन इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज आर थॉट विच आइडिया होते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं एज ए लिविंग क्रिएचर. देयर इज ए पर्सनिफिकेशन. एग्जाम्पल्स आर हियर. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच. एपोस्ट्रोफी. एपोस्ट्रोफी माने विस्मयादिबोधक अलंकार. जहां in apostrophe we address a dead person or lifeless objects, ideas as a living person. हम प्राणहीन वस्तुओं को एक जीवित प्राणी के रूप में जहां संबोधित करते हैं, बुलाते हैं, उसका संबोधन करते हैं. वो टाइम, वो डेथ, हाउ क्रूअल यू आर. अरे मौत तो कितनी निर्दयी है. तो हाउ क्रूअल यू आर. ओ डेथ. तो आई एड्रेस डेथ एज ए क्रूअल मैन. उसको हम क्रूअल मैन की तरह एड्रेस करते हैं. तो आप कह सकते हो कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पर्सनिफिकेशन एंड एपोस्ट्रोफी. तो देयर इज ओनली वन पॉइंट, दैट इन पर्सनिफिकेशन वी डोंट एड्रेस लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, and in apostrophe we address that. उसमें हम एड्रेस नहीं करते, हम उसको मान लेते हैं. एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, डेथ कम्स टू ऑल. लेकिन इसमें हम उसको पुकारते हैं, एड्रेस करते हैं कि जैसे कि वो लिविंग क्रिएचर है और आती है, कितना विस्मय है. तो इसमें थोड़ा विस्मय का बोध होता है और एड्रेसिंग का भाव होता है. ये अंतर है इन दोनों में, पर्सनिफिकेशन में और एपोस्ट्रोफी है. मूल चीज दोनों में वही. डेथ को हम पर्सनिफाई वहां किए मूल रूप से अगर हम देखें, लेकिन चूंकि हम उसको बुलाते हैं, उसको एड्रेस करते हैं, ये इतना अंतर होता है. विस्मय हो जाता है, विस्मय आदिबोधक होता है. जैसे टाइम विल टीच यू अगर कहा गया, समय तुम्हें सिखा देगा, तो वहां तो आप पर्सनिफिकेशन मान सकते हैं कि एज ए टीचर उसका प्रयोग किया जा रहा है. लेकिन वो टाइम हाउ क्रूअल यू आर जब कहा गया, अरे समय तो कितना निर्दयी है, तो वो टाइम इज एपोस्ट्रोफी दिया. और कम तुम्ही, अरे मौत मुझे आ जा, नैराश्य की भावना में. और कम तुम्ही आ जा, तो उसको हम एड्रेस करते हैं. ओ टाइम हाउ क्रूअल यू आर, it is apostrophe. Again, in apostrophe, we address a dead person. A dead person or lifeless objects, ideas as a living creature. Next is hyperbole. Hyperbole, अर्थ संयोग. इसे विदस शब्द है अर्थ संयोग, अतिशय धर्मोक्ति. उक्त मीन्स कथन, अतिशय माने बढ़ा चढ़ाकर. हिंदी में जहां किसी वास्तविक भाव को, व्यक्ति को उसके गुणों से अत्याधिक बढ़ा चढ़ाकर
आंका जाता है, व्यक्त किया जाता है, वहां अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होता है, हाइपरबोल होता है। डेफिनेशन देखेगा, इन हाइपरबोल a statement is made emphatic by overstatement. by overstatement, जहां उसकी वास्तविकता से बहुत ज्यादा अधिक हम उसको प्रस्तुत कर देते हैं, वहां अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, वो इतना रोई कि समुद्र भर गया। शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, कोई इतना कैसे रो सकता है कि समुद्र भर जाए? इतनी छोटी बात में कितने आंसू कहां से हो सकते हैं? तो निसंदेह इसमें बढ़ा चढ़ा का वर्णन किया गया है। बेलिंडा स्माइल, बेलिंडा मुस्कुराई, सारा जमाना हंस गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लो इन द बैटल, खून की नदियां बह गई रण क्षेत्र में। तो खून की नदी बहना, खून गिरा होगा लेकिन नदी तो नहीं बह सकती, उसी बात को खूब बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया। सो देयर इज हाइपरबोल हियर। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया कैन नॉट स्वीटन आवर हैंड्स, अब अरब के सारे इत्र हमारे हाथों को पवित्र नहीं कर सकते। गणगण की हत्या करता है वो, तो वो कहता है, तो ऑल परफ्यूम्स ऑफ अरबिया बड़ा चढ़ा करके वर्णन है। बच्चों, 10,000 saw I at a glance, एक दृष्टि में मैं 10,000 मील देख सकता हूं। हाइपरबोल है, इतना नहीं देखा जा सकता। तो जहां बहुत बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया हो उसकी वास्तविकता से, वहां पर आपका हाइपरबोल होता है। इन हिंदी बट आई विल टीच यू। पानी पर आपको हाथ छुओ नहीं, नंदन के जलसों पर धोए। कृष्ण जी भाव में इतना आतुर है, प्रेम से इतना आतुर है कि सुदामा के पैर उनके अनवरत अशोक प्रवाह से ही धुल गए, पर आपके जल को हाथ नहीं लगाया। तो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग लगने भी नहीं पाई थी कि लंका जल गई। या तमाम प्रकार के उदाहरण हैं। आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाता है पढ़ने के बाद कि इसमें वास्तविकता से बहुत बड़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। तो आप वहां अतिशयोक्तिपूर्ण हाइपरबोल आप लिखेंगे। परिभाषा आती है तो आप बड़ी सरल परिभाषा कम शब्दों में ये याद कर लें, समझ लें कि इन हाइपरबोल ए स्टेटमेंट इज मेड एम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। बहुत सरल। और उसके उदाहरण आप लिख देंगे। और इसका उद्देश्य केवल ये नहीं होता कि परिभाषा आवे और आप उसको याद करके ये 4 मार्क्स आप प्राप्त कर लीजिए। इसका उद्देश्य विद्वानों का यही होता है कि पंक्तियों में आए हुए अलंकारों को आप पहचान सकें। तो when your definition is clear in your mind, undoubtedly you can say that there is such type of figure of speech in this para. जब आपको क्लियर हो जाता है तो आप भी पहचान सकते हैं कि इस पैरा में, इस कविता में, इस पोएम में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करके कवि ने इसको सुंदर बनाने का प्रयास किया। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार। जहां एक ही वाक्य में 2 विरोधाभास भाव के शब्द दिए गए हों, एक दूसरे के उल्टा अर्थ देने वाले, एक दूसरे के विरुद्ध अर्थ देने वाले, सेंस देने वाले शब्दों का प्रयोग अपने कथन की पूर्णता के लिए प्रयोग किया गया हो, वहां विरोधाभास ऑक्सीमोरन अलंकार होगा। डेफिनेशन, ऑक्सीमोरन एंड ऑक्सीमोरन इज phrase that combine 2 opposite cells in a sentence. An oxymoron
is phrase that combines two opposite sense in a sentence. तो opposite words कह लीजिए जहां दो एक दूसरे के विरुद्ध शब्द अर्थ में प्रयुक्त हुए हो, वो वाक्य आपका ऑक्सीमोरन का होगा, विरोधाभास का होगा। फॉर एग्जाम्पल, टीचर says to student, you are regularly irregular in the class. This is sentence. You are regularly irregular in the class. तुम नियमित रूप से अनियमित हो कक्षा में, यानी तुम्हारा जो अनियमित वृत्ति है वो नियमित रूप से प्रयोग की जा रही है। तो यहाँ नियमित, रेगुलरली, इरेगुलर, रेगुलर और इरेगुलर दोनों शब्द एक दूसरे के विरुद्ध है और एक सेंटेंस में प्रयुक्त हुए हैं, सो इट इज ऑक्सीमोरन। हेसन स्लोली, हेसन स्लोली, तेजी से धीरे धीरे, हेसन भी है स्लोली भी है। तो हेसन स्लोली आपका ऑक्सीमोरन हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी इज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव। वह मीठा मीठा दर्द का एहसास कर रही है प्रेम के, क्योंकि प्रेम का जो दर्द है वह भी आनंददायी होता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो आई एम फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव। स्वीट एंड पेन अपोजिट सेंस वर्ड्स हैं। पेन स्वीट नहीं हो सकता क्योंकि पेन कड़वा होता है, अनुभूति में दुखदायी होता है, और स्वीटनेस जो मधुरता है वो आनंददायी होती है। लेकिन इसमें प्रयुक्त हुआ बच्चों आई एम फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव या स्वीट पेन ही रहा। तो द वर्ड स्वीट एंड पेन हैव डिफरेंट सेंस एंड बोथ वर्ड्स आर यूज्ड हियर। सो इन दिस लाइन देयर इज ऑक्सीमोरन। ये विरोधाभास अलंकार का उदाहरण हुआ। Very important line in your poem, Character of Happy Life. Having nothing he had all. A happy person, it is the quality of happy person that though he is not master of property, prosperity, जो भौतिक जगत का है, इसके बावजूद he had all, वो सब कुछ रखता है। क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है, तो हैविंग नथिंग ही हैड ऑल, कुछ भी न रखते हुए सब कुछ रखता है। तो बोथ वर्ड्स हैविंग नथिंग एंड हैविंग ऑल, कुछ भी नहीं सब कुछ, दो विरोधाभासी शब्द यहां प्रयुक्त हुए हैं बच्चों। सो देयर इज ऑक्सीमोरन। अगेन, an oxymoron is phrase that combines two opposite sense in a sentence, two opposite words in a sentence, that is oxymoron. Next is onomatopoeia, ध्वन्यात्मक अलंकार। ध्वन्यात्मक मीन्स जहां देखिए हर प्राणी की ध्वनि अलग अलग होती है। अब मानव को तो नहीं कहेंगे कि आप मिमिया रहे हो, क्योंकि मिमियाना गुण तो बकरी का है। मानव को तो नहीं कहेंगे दहाड़ रहे हो, जब लोग प्रयोग करते हैं गलत करते हैं, क्योंकि मानव की वाणी तो मधुर है, परमार्थी है, आनंद प्रदात्री है, उसमें धारणा नहीं आएगा। कुक्कूज, कोयल या फाख्ता की मधुर ध्वनि अलग होती है, कौवे की अलग होती है, पशुओं की ध्वनियां अलग अलग होती हैं। तो ध्वन्यात्मक अलंकार पेश करता है कि जिस पंक्ति में वह जीव, वह प्राणी और उसकी वह बोली स्पेशल प्रयुक्त हुई है, वहां ध्वन्यात्मक अलंकार होगा। इन इंग्लिश, एन onomatopoeia consists in using words similar to sound. onomatopoeia में उसकी साउंड, उसकी ध्वनि
उस जीव की उसके साथ प्रयुक्त होती है। Cooing of ducks is sweet. Cooing of ducks फाख्ता का कू कू करके पूजना बड़ा मधुर होता है। तो यहाँ डक्स की कूइंग ये ध्वनि और वो प्राणी दोनों एक लाइन में आए हैं, इसी की ये स्पेशल ध्वनि है, इसलिए यहाँ आपका आनो में तो कोयला लग रहा है। आई heard the humming of bees, बनबनाना, humming of bees। तो humming स्पेशल sound of bees, so there is onomatopoeia। The snake are hissing, स्नेक फुंकार रहा है, हिसिंग कर रहा है। तो फुंकारना स्नेक का स्वभाव है, उसकी ध्वनि है, इसलिए देयर इज onomatopoeia। माय डियर स्टूडेंट्स, an onomatopoeia consists in using words similar to sound in the sense where there is the sound of particular that एनिमल, चाहे उस एनिमल की पशु की ध्वनि भी उसके साथ होगी, वहां आपका onomatopoeia अलंकार होगा, फिगर ऑफ स्पीच होगी। तो इन दिस वे आई taught you seven types of figures of speech here। First simile, second metaphor, third is personification, fourth is apostrophe, fifth hyperbole, oxymoron, onomatopoeia। There are 7 figures of speech in your syllabus. Though there are a lot of numbers of figure of speech in English literature, but according to your syllabus, 7 are only defined here. That is in your syllabus. The questions will ask you from these figures of speech only. So you have to learn the definition of figures of speech with examples first of all, and you have to enrich your mind the sense of figures of speech also. That's why you can put out figures of speech in the para also. Okay, you have to write it, you have to note it, and after it